पैसों की लालच में आकर शराबी पति ने पत्नी के शव को कई टुकड़े कर फ्रिज में रखा। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक दर्दनाक कहानी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। श्रीरंग पोटे सीधे सादे उच्च विचार के महाराष्ट्री ब्राह्मण थे। वह महानगर मुंबई के उपनगर माहिम में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एकलौता बेटा गिरीश था। एकलौता होने की वजह से गिरीश माता पिता का कुछ ज्यादा ही लाडला था। शायद यही वजह थी कि वह जिद्दी और उद्दंड हो गया। श्रीरंग पोटे ने गिरीश को बुढ़ापे का सहारा मानकर उसकी हर इच्छा पूरी की थी। उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं होने दिया था। मगर जैसे जैसे गिरीश बड़ा होता गया, उनकी आशाएं धूमिल होती गईं, क्योंकि गिरीश वैसा नहीं बन सका जैसा उन्हें और उनकी पत्नी को उम्मीद थी। उसकी आदतें बिगड़ती चली गईं और वह जिद्दी बन गया। श्रीरंग पोटे के काफी प्रयास के बाद भी वह किसी काबिल नहीं बन सका। गिरीश दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता और राह चलती लड़कियों को छेड़ता। खर्च के लिए वह मां से लड़ झगड़ कर पैसे ले ही लेता था। आवारा दोस्तों के साथ रहते हुए वह शराब भी पीने लगा था। बेटे की इन हरकतों से श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी परेशान रहती थीं। लेकिन अब उनके वश में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वे बेटे को सुधारने की हर कोशिश करके हार चुके थे। श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी बेटे को सुधारने में पूरी तरह नाकाम रहे तो नाते रिश्तेदारों ने उन्हें सलाह दी कि वे उसकी शादी कर दें। उनका मानना था कि जब जिम्मेदारियों का बोझ उस पर पड़ेगा तो वह अपने आप सुधर जाएगा। यही पुराने लोगों का विचार रहा है, जो एक हद तक सही भी है। शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा, इसकी उम्मीद श्रीरंग पोटे को कम ही थी। फिर भी बेटे के सुधरने की उम्मीद में वह उसकी शादी करने के लिए तैयार हो गए। श्रीरंग पोटे ने बेटे की शादी के लिए बात करनी शुरू की तो रिश्ते भी आने लगे, क्योंकि गिरीश उनकी एकलौती औलाद थी। आजकल लोग वैसे भी छोटा परिवार ढूंढते हैं। माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को ज्यादा काम न करना पड़े। यही सोचकर गिरीश के लिए रिश्ते तो बहुत आए, मगर जब उन्हें उसके बारे में पता चलता तो वे पीछे हट जाते। इस बात से श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी को तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। जब उन्हीं का सिक्का खोटा था तो वे दूसरों को क्या दोष देते। शायद वे भाग्यशाली लड़कियां थीं, जिनकी शादी गिरीश जैसे बिगड़े हुए युवक से होते होते रह गई। लेकिन मधुमती उनमें नहीं थी। उसका भाग्य खराब था, जिसकी वजह से उसकी शादी गिरीश से हो गई। सुंदर सुशील हंसमुख मधुमती भी अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। जिस लाड़ प्यार से गिरीश की परवरिश हुई थी, उससे कहीं अधिक लाड़ प्यार मधुमती को मिला था। वह छोटी थी, तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद बाप का भी प्यार उसे उसकी मां शकुंतला ने दिया था। बेटी को उन्होंने किसी चीज का अभाव नहीं होने दिया था। उसकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी की थी। वह खुद नौकरी करती थीं, इसलिए बेटी के पालन पोषण में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई थी। जब पति की मौत हुई थी, उस समय शकुंतला जवान थीं। उनसे शादी के लिए तमाम रिश्ते आए थे, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने अपना जीवन बेटी पर समर्पित कर दिया था। मधुमती मां शकुंतला से कहीं ज्यादा अपनी नानी अहिल्या की लाडली थी। वह रहती तो फ्रांस में थीं, लेकिन उसका हमेशा ख्याल रखती थीं। शकुंतला का जो पैसा खर्च से बचता था, वह उसे मधुमती के नाम से जमा करती थीं। इसके अलावा $1000 हर महीने मधुमती की नानी उसके अकाउंट में जमा करती थीं। इस तरह मधुमती के नाम करोड़ों रुपए जमा हो गए थे। इसके अलावा मधुमती अपनी मां शकुंतला के साथ जिस फ्लैट में रहती थी, वह भी मधुमती के ही नाम था। करोड़पति मधुमती के बारे में पता चलते ही श्रीरंग पोटे के मुंह में पानी आ गया। जब इस रिश्ते के बारे में गिरीश को बताया गया तो उसके भी मन में लड्डू फूटने लगे। उसे लगा कि अगर उसकी शादी मधुमती से हो गई तो वह भी करोड़पति हो जाएगा। इसके बाद उसकी जिंदगी आराम से कटेगी।
इसलिए वह इस रिश्ते को किसी भी सूरत में हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। मधुमती से शादी के लिए गिरीश एकदम से सन्यासी बन गया। सारी बुराइयों को छोड़कर वह ऑटो रिक्शा चलाने लगा। वह दिन भर में जो कमाता ईमानदारी से लाकर पिता श्रीरंग पोटे के हाथों में रख देता। वह जब भी मधुमती और उसकी मां से मिलता तो वह बहुत ही सादगी से मिलता। गिरीश में आए इस बदलाव से श्रीरंग पोटे और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनके घर बहू नहीं देवी आ रही है। जिसके रिश्ते की बात चलते ही उनका बेटा सीधे रास्ते पर आ गया। उन्हें लगा कि शादी के बाद बहू घर आ जाएगी तो वह पूरी तरह से सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मधुमती और गिरीश की शादी हो गई। विवाह के बाद कुछ दिनों तक तो गिरीश ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने रास्ते पर फिर चल पड़ा। बहला फुसलाकर मधुमती से पैसे लेता और शराब पर लुटा देता था। वह लगभग रोज ही बियर बारों में जाने लगा। पति की हरकतों से मधुमती रो पड़ती, क्योंकि माँ और नानी ने मेहनत की जो कमाई उसके भविष्य के लिए उसके नाम जमा की थी, गिरीश उसे शराब और अय्याशी पर उड़ा रहा था। जब कभी मधुमती और माँ बाप गिरीश को समझाने और कामकाज के बारे में कहते, वह बड़े शान से कहता, जिसकी पत्नी करोड़पति हो उसे काम धाम करने की क्या जरूरत है। आखिर ये करोड़ों रुपए किस दिन काम आएंगे। समय का बीतता गया और मधुमती एक बेटे की मां बन गई। बेटे के जन्म से मधुमती के मन में उम्मीद जागी कि बच्चे का मुंह देखकर शायद गिरीश सुधर जाए, मगर उसका भी गिरीश पर कोई असर नहीं पड़ा। उसे अपने सुख के आगे किसी की कोई चिंता नहीं थी। कहते हैं कि बेटा बेटी का सुख माँ बाप के लिए अमृत है, लेकिन यही अमृत अगर जहर बन जाए तो उनके लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ऐसा ही शकुंतला के साथ हुआ। जब उन्हें पता चला कि मधुमती का पति एक नंबर का शराबी और निकम्मा है तो वह टूटकर बिखर गईं। बेटी के गम में वह बीमार रहने लगी। उनके इस गम ने उन्हें मौत तक पहुंचा दिया। मां की मौत के बाद मधुमती बेटे के साथ अपने फ्लैट में रहने आ गई। फ्लैट में आते ही गिरीश उसे बेचने के चक्कर में रहने लगा। वह उस फ्लैट को बेचकर उसका सारा पैसा अय्याशी में उड़ा देना चाहता था। इसके लिए वह शातिर चाल भी चलने लगा। मधुमती से शादी करते समय जिस तरह वह संत बन गया था, फ्लैट बिकवाने के लिए भी उसी तरह एक बार फिर संत बन गया। मधुमती और बेटे से खूब प्यार करने लगा। मधुमती के दिल में एक अच्छे आदमी की इमेज बनाने के लिए वह नौकरी भी ढूंढने लगा। जब गिरीश को लगा कि मधुमती उस पर विश्वास करने लगी है, तब उसने अपनी नायाब चाल चली और मधुमती उसमें फंस भी गई। भोली भाली मधुमती को विश्वास में लेकर उसने बिजनेस की योजना बनाई और उसमें 50 लाख रुपए लगाने की बात की। इसके बाद मधुमती का फ्लैट 43 लाख रुपए में बेचकर सारा पैसा अपने नाम जमा करा लिया और रहने के लिए भायंदर के नक्षत्र टावर के 14वीं मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर ले लिया। जैसे ही फ्लैट का पैसा गिरीश के पास आया, वह एकदम से बदल गया। उसके पास लाखों रुपए आ गए थे, इसलिए वह लखपतियों की तरह ठाठ से रहने लगा। वह बियर बारों में जाकर पैसे लुटाता ही था और अपने साथ दोस्तों को भी ले जाता था। उनका खर्च भी वह स्वयं ही उठाता था। मधुमती जब भी उसे रोकने की कोशिश करती, उससे लड़ाई झगड़ा करता और उसे मारता पीटता भी था। उसे कतई पसंद नहीं था कि वह उसकी मौज मस्ती में दखल दे। गिरीश जिस तरह अय्याशी पर पैसे लुटा रहा था, उसे देखकर मधुमती को अपने और बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसे लगा कि अगर गिरीश का यही हाल रहा तो उसे भिखारी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी उसने उसे घर से बेघर कर दिया था। पति की हरकतों से परेशान होकर मधुमती ने तय किया कि वह गिरीश से तलाक लेकर अपने बचे हुए पैसों और बेटे के साथ नानी के पास फ्रांस चली जाएगी। इसके लिए उसने नानी से बात भी कर ली, लेकिन जब इस बात की जानकारी श्रीरंग पोटे को हुई तो वह परेशान हो उठे, क्योंकि इससे समाज में उनकी काफी बदनामी होती। बेटे ने तो वैसे ही इज्जत बर्बाद कर रखी थी और बची खुची इज्जत बहू के साथ जाने वाली थी। वह पत्नी को लेकर भायंदर पहुंचे और बहू को समझाने के साथ गिरीश को काफी खरी खोटी सुनाई। इसके बाद वह पोते को साथ लेकर माहिम चले आए।
पिता की डांट फटकार और मधुमती के फैसले के बारे में जानकर गिरीश का पारा आसमान पर जा पहुंचा। वह यह कतई नहीं चाहता था कि मधुमती उसे छोड़कर फ्रांस चली जाए, क्योंकि उसके जाते ही वह भिखारी बन जाता। अब इसी बात को लेकर गिरीश अक्सर मधुमती से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगा। 3 दिसंबर को भी पैसों को लेकर गिरीश और मधुमती के बीच कहासुनी शुरू हुई तो बात मारपीट तक पहुंच गई। गिरीश ने मधुमती को इस कदर मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने उसका गला दबा दिया। इसी गला दबाने में मधुमती की मौत हो गई। लेकिन गिरीश को पता नहीं चला कि मधुमती मर चुकी है। उसे लगा कि वह बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि वह मारना बंद कर दे। वह उसे मारते मारते थक गया था, इसलिए उसे वैसी ही छोड़कर गुस्सा शांत करने के लिए बाहर चला गया। काफी देर तक आवारा दोस्तों के साथ रहने के बाद वह घर आया तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह मधुमती को जिस स्थिति में छोड़कर गया था वह अभी भी उसी स्थिति में पड़ी थी। गिरीश ने मधुमती को उठाने की कोशिश की तो पता चला कि उसका शरीर ठंडा पड़कर अकड़ चुका है। उसे समझते देर नहीं लगी कि मधुमती मर चुकी है। उसके होश उड़ गए। वह घबरा गया कि अब क्या करे। गिरीश बुरी तरह डर गया था। उसे हथकड़ी और जेल के सीकंजे नजर आने लगे। इस सब से कैसे बचा जाए, वह तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। मधुमती की लाश को इस तरह बाहर ले जाकर फेंकना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि लाश की शिनाख्त होने पर वह पकड़ा जाता। तब उसने ऐसी योजना बनाई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसने तय किया कि वह मधुमती के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके समुद्र में फेंक देगा, जहां समुद्री मछलियां उन्हें खा जाएंगी। इसके बाद मधुमती की लाश ही नहीं मिलेगी तो कानून उसका कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई मधुमती के बारे में पूछेगा तो वह कह देगा कि मधुमती उससे लड़ाई झगड़ा करके अपनी नानी के पास फ्रांस चली गई है। इस तरह उसकी हत्या का यह राज ही रह जाएगा। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। गिरीश मधुमती की लाश के टुकड़े तो कर सकता था, लेकिन उन टुकड़ों को अकेले ले जाकर फेंक नहीं सकता था। उसने काफी सोचा विचारा तो उसे अपनी बुआ के बेटे नितिन की याद आई। वह उसका दोस्त भी था, इसलिए उस पर विश्वास भी किया जा सकता था। उसे यह भी विश्वास था कि नितिन उसकी मदद भी करेगा। यही सोचकर गिरीश ने नितिन को फोन करके अपने पास बुलाया और उसे साथ लेकर भायंदर मॉल गया। लेकिन जब गिरीश ने नितिन को सच्चाई बताई तो उसे लगा कि अगर उसने गिरीश की मदद की तो उसके साथ उसे भी जेल जाना होगा। इसलिए मौका देखकर नितिन वहां से भाग गया। नितिन के चले जाने के बाद गिरीश अपने फ्लैट पर पहुंचा और मधुमती की लाश के कई टुकड़े किए। फ्लैट में दुर्गंध न फैले, इसके लिए उसने उन टुकड़ों की अच्छी तरह पैकिंग करके कुछ टुकड़े फ्रिज में रख दिए तो कुछ कमरे में बेड के नीचे छिपा दिए। मौका देखकर वह उन्हें ले जाकर फेंक देता, लेकिन उसे इसका मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मदद के बहाने नितिन ने फोन करके उसे बुलाया तो वह शिवारे पार्क में आ गया, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरीश को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।